Hello students, once again welcome on my YouTube channel. Today we'll discuss about of immune response or mechanism of immunity या response. ओके, यानी कि आज हमें जो स्टडी करेंगे वो करनी है हमें इम्यून रेस्पॉन्स की, यानी प्रतिरक्षी प्रक्रिया की, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, यानी कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं जब हमारे शरीर में कोई बाह्य पदार्थ प्रवेश करता है ना। जैसे सपोज कीजिए हमारे घर में यदि कोई जंगली जंतु प्रवेश कर जाता है तो उस जंगली जंतु के प्रवेश करने पर हम उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, उसको मार के भगाते हैं कि उसको हम जो है बिना सताए ही उसको घर से बाहर निकाल दें, अथवा उसको मार के डांट लगा के उसको घर से बाहर निकाल दें। इस तरह से क्या प्रतिक्रियाएं होंगी जब हमारे शरीर में, आज हम इसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं कि जब कोई हमारे शरीर में कोई विदेशी पदार्थ, कोई भी हो सकता था, धूल मिट्टी के कण हैं, जीवाणु विषाणु हैं आदि, जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर या हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इनके प्रति कैसी रेस्पॉन्स करता है, इनके साथ कैसा व्यवहार करता है ना। उस व्यवहार को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया, है ना। मतलब किस तरह का व्यवहार करना है वो ही उसकी क्या है, प्रतिक्रिया है। मैं आपकी क्लास में आया, आपने क्लास में मेरे क्लास में आने पर आपने किस तरह का व्यवहार किया, या तो आप बदतमीजी करने लग गए या फिर आपने जो है मेरा अच्छी तरह से सम्मान किया, वो क्या हो गई, प्रतिक्रिया हो गई ना। या तो मेरे क्लास से बाहर निकाल दोगे, वो सारी क्या है, प्रतिक्रियाएं। तो इसी तरह से जो हमारी बॉडी है, उस बॉडी में जो एंटीजेनिक उद्दीपन मिलते हैं, यानी कि एंटीजन प्रवेश करते हैं तो वो एंटीजेनिक उद्दीपन उत्पन्न करेंगे। उस एंटीजेनिक उद्दीपन के परिणाम स्वरूप, है ना, की जाने वाली अनुक्रियाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिरक्षी प्रक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये लिखा है प्रतिरक्षी प्रक्रिया किसे कहते हैं। देखिए कि जब एंटीजन पोषक की देह के बाहर या भीतर, पोषक क्या है, पोषक किसे कहते हैं, जिससे जीव को पोषण मिलता है, भोजन मिलता है, वह संरचना जिसके द्वारा जीव को पोषण मिलता है या भोजन मिलता है, वह क्या कहलाता है, पोषक कहलाता है। तो जीवाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, तो जीवाणु किससे भोजन प्राप्त करेंगे, हमसे प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो हम उसके लिए क्या हुए, पोषक हुए, राइट। तो ये क्या है, जब एंटीजन पोषक की देह के बाहर आ सकते हैं, स्किन से जुड़ सकते हैं, किसी से भी क्रिया कर सकते हैं, यानी कि देह के बाहर या भीतर उद्दीपन करता है, तो हम क्या करते हैं उसके प्रति, पोषक इसके प्रति क्या प्रदर्शित करता है, अनुक्रिया प्रदर्शित करता है, जिसे प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया कहते हैं, है ना। यही बात कही थी अपन ने, या तो बाहर हमसे क्रिया कर सकता है या शरीर के अंदर क्रिया कर सकता है। तो जब बाहर या भीतर पोषक से जुड़ता है तो पोषक से जुड़ने पर जो पोषक के द्वारा अनुक्रियाएं की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं कहलाती हैं, राइट। जो प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं हमारे शरीर में। जो प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं होती हैं, यानी कि इम्यूनिटी रेस्पॉन्सेज जो होती हैं, किस तरह की मैकेनिज्म के द्वारा होती हैं, वो मैकेनिज्म या टाइप जो होता है दो प्रकार का होता है, टू टाइप का होता है। एक तो होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी रेस्पॉन्स, ह्यूमरल मीडिएट रेस्पॉन्स, या तरल माध्यिक प्रतिरक्षा। पहली कौन सी है, तरल माध्यिक प्रतिरक्षा है, और दूसरी है कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया। दूसरी कौन सी है, कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया। कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को शॉर्ट में हम कहते हैं CMI, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी,
रेस्पॉन्स। ठीक है, तो यदि अब मैं बात करना चाहूँ कि तरल माध्यम प्रतिरक्षा क्या है ना। तरल माध्यम प्रतिरक्षा क्या होती है कि जब हमारे शरीर में कोई बाह्य एंटीजन प्रवेश कर रहा है, बाह्य एंटीजन प्रवेश किया तो वो कहाँ चला जाएगा, शरीर के अंदर चला जाएगा। शरीर के अंदर चला जाने पर हमारा शरीर उसके प्रति क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो उसके प्रतिक्रिया करने हेतु क्या बनती हैं शरीर में, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बनती है ना। तो जो बी लिम्फोसाइट होती है ना, वो कैसी होती है, सतहग्राही होती है, मतलब सतह पर क्रिया करती है। जबकि टी लिम्फोसाइट जो होती है कोशिका विशिष्ट होती है, अर्थात कोशिकीय स्तर पर अपना कार्य करती है। राइट। तो जब हम बात कर रहे हैं तरल माध्यम प्रतिरक्षा की, तरल माध्यम प्रतिरक्षा कैसे होती है, जब एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश किया, ये कोई एंटीजन है, ये अंदर गया तो हमारा जो रेस्पॉन्स है, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इसके प्रति क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा नहीं करेगा। तो रेस्पॉन्स कैसे करेगा, अब रेस्पॉन्स के लिए क्या कौन कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार हैं, बी लिम्फोसाइट जिम्मेदार हैं और टी लिम्फोसाइट जिम्मेदार हैं। राइट। तो जो बी लिम्फोसाइट है ना, बी लिम्फोसाइट क्या होती है कि विभाजन करके अपने समान अन्य कोने कोशिका बनाती है, जिनको हम प्लाज्मा कोशिका कहते हैं। बी कोशिकाओं में अभी हम बात करेंगे, डायग्राम की बात करेंगे, इसको समझाने की कोशिश करेंगे अपन आपको। अभी थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि जो बी लिम्फोसाइट है वो अपने समान कोशिका क्या बनाती है, क्लोन बनाती है। उन क्लोन्स को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कोशिकाएं कहते हैं। राइट। अब ये प्लाज्मा कोशिकाएं तरल माध्यम में यानी कि रक्त में विचरण करती रहती है, तरल माध्यम में यानी कि रक्त में विचरण करती रहती हैं। राइट। और जो एंटीजन प्रवेश कर रहा है हमारे शरीर में कर रहा है, तो एंटीजन यदि सपोज कीजिए रक्त के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे, क्योंकि बी लिम्फोसाइट के द्वारा जो प्लाज्मा कोशिकाएं बनाई गई हैं वो भी किस में है, रक्त में है। राइट। और जो प्लाज्मा कोशिकाएं हैं वो भी किस में है, रक्त में है। दोनों आपस में क्रिया करेंगे, अर्थात प्रतिक्रिया होगी। और प्रतिक्रिया कैसे माध्यम हो रही है, तरल माध्यम में यानी कि रक्त में हो रही है। इसके कारण इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम क्या बोलते हैं, तरल प्रतिरक्षा कहते हैं। इसको हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए ये बीएमसी का मतलब बोन मैरो सेल। बोन मैरो कोशिकाएं क्या करती हैं, बोन मैरो की कोशिकाएं जो होती हैं लिम्फोसाइट्स का स्रावन करती ही नहीं करती हैं। आपने जब प्रतिरक्षा तंत्र का उद्भव पढ़ा था, उद्भव के दौरान बोन मैरो की कोशिकाएं जो थी लिम्फोइड स्टेम सेल यानी लसिका स्तंभ कोशिकाएं और एरिथ्रोपोइटिक स्तंभ कोशिकाओं का निर्माण करती थी। तो यहाँ पे बोन मैरो के द्वारा किसका संश्लेषण हुआ, लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है कि नहीं होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का। तो बोन मैरो के द्वारा लिम्फोसाइट का निर्माण हो गया है ना। ये लिम्फोसाइट स्टेम सेल्स होती हैं वो कितने प्रकार, थाइमस होता था, पढ़ा चुका हूँ आपको, थाइमस है, स्प्लीन है ना, लसिका पर्व है, लसिका पर्व है, और क्या है, कुप्फर कोशिकाएं हैं, है ना। ये सारी क्या है, लसिका ऊतक होते थे, नहीं होते थे, लसिका ऊतक होते हैं। ये लसिका ऊतक ही तो एंटीबॉडी का संश्लेषण करते हैं। मैंने आपको जिस टॉन्सिल का उदाहरण बताया था, टॉन्सिल्स किसका स्रावन करते हैं, बी लिम्फोसाइट का स्रावन करते हैं, टॉन्सिल्स भी हैं। इसके अलावा थाइमस जो टी लिम्फोसाइट का स्रावन करता है। पिलिया पाई जाती है, स्प्लीन, स्तिल्ली भी कहते हैं, वो किसका स्रावन करती है, बी लिम्फोसाइट का स्रावन करती है ना। तो इसके द्वारा लिम्फोसाइट, थाइमस और स्प्लीन ये इस तरह की जो क्या है ये ऊतक है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं पहले स्प्लीन या बुर्सा फैब्रिसियस। स्प्लीन क्या है, पिलिया है, बुर्सा फैब्रिसियस पक्षियों में पाया जाता है। आपको बताया मैंने, पिलिया के द्वारा या पक्षियों में बुर्सा फैब्रिसियस के द्वारा किसका निर्माण होता है, बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। तो स्प्लीन या बुर्सा फैब्रिसियस ने किसका निर्माण किया, बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण किया। और ये बी लिम्फोसाइट हमारे रक्त में क्या करने लग जाती हैं, विचरण करने लग जाती हैं। विचरण करते हुए इनमें प्रचुरोद्भवन की प्रक्रिया होती है, प्रोलिफरेशन की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है, प्रोलिफरेशन यानी प्रचुरोद्भवन।
प्रचुरोद्भवन के दौरान क्या होता है, ये अपनी संख्या में वृद्धि करती है। बी लिम्फोसाइट जब रक्त में आ गई, किसके द्वारा निर्मित हो गई है, स्प्लीन की तरह, और बुर्सा फेब्रिसिस के द्वारा निर्मित हो गई है, तो रक्त में विचरण करने लग जाती है। रक्त में विचरण करने पर ये क्या करती हैं, प्रोलिफरेशन करती हैं, प्रचुरोद्भवन करती हैं। उस प्रचुरोद्भवन के परिणाम स्वरूप ये अपने समान बहुत सारे क्लोन बनाती हैं, बहुत सारे क्या बनाती हैं, क्लोन्स बनाती हैं, और उन क्लोन्स को हम बोलते हैं प्लाज्मा कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कोशिकाएं कहते हैं। अब वे प्लाज्मा कोशिकाएं बन जाती हैं जिसके चारों तरफ क्या आकर के जुड़ जाते हैं, एंटीजन आकर के जुड़ जाते हैं। क्योंकि अभी बात बताई ना मैंने कि जो बी लिम्फोसाइट की तरफ प्रतिरक्षा की जाती है वो सतह ग्राही होती है, यानी कि प्लाज्मा सेल बी लिम्फोसाइट की तरफ बनी है, तो प्लाज्मा कोशिका की जो सतह है ना, जैसे सपोज कीजिए प्लाज्मा कोशिका बन गई, तो ये सतह हो गई इसकी, इस सतह पर इस तरह से एंटीबॉडी आकर के जुड़ जाती है, एंटीजन आकर के जुड़ जाते हैं, सतह ग्राही। अब ये देख रहे हैं कि एक प्लाज्मा सेल बनने से बहुत सारे प्लाज्मा सेल बनी होती है, राइट। अब जो ये कुछ प्लाज्मा है तो किस में काम आ गई, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने में काम आ गई, लेकिन कुछ प्लाज्मा कोशिकाएं क्या होती जाती हैं, बच जाती हैं। जो बची हुई प्लाज्मा कोशिकाएं हैं, वो बची हुई प्लाज्मा कोशिकाएं एक नई कोशिका में रूपांतरित हो जाती हैं, नई प्रकार की कोशिका में रूपांतरित हो जाती हैं, जिन्हें मेमोरी सेल्स कहते हैं, मेमोरी बी सेल्स। और ये मेमोरी बी सेल्स क्या करती हैं कि जब भी पुनः से उस एंटीजन का हमारे शरीर में आक्रमण होता है, तो पुनः से बी लिम्फोसाइट की आवश्यकता नहीं होती है, ये मेमोरी सेल ही ना अपनी याददाश्त के कारण उस एंटीबॉडी को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। क्योंकि जैसे ही दोबारा से एंटीजन प्रवेश करेगा तो ये उसको तुरंत पहचान लेती हैं। जबकि जब पहली बार प्रवेश करता है ना एंटीजन, तो पहली बार जब प्रवेश करता है तो उसको पहचानने में असमर्थता होती है। जैसे सपोज कीजिए अपने घर में कोई नया रिश्तेदार आया जिसको हम नहीं जानते हैं, तो हम उसके प्रति कैसा रेस्पॉन्स करेंगे, धीमा रेस्पॉन्स करेंगे, नहीं करेंगे, धीरे धीरे पहचानेंगे उसको। यार पता नहीं कौन से रिश्तेदारी में आया है रिश्तेदार, पता नहीं बहन के से आया है कि भगवान कैसे आया है कि मामान कैसे आया है, मैं तो नहीं जानता भाई इस रिश्तेदार को, है ना। उसके प्रति हम जो अनजान रिश्तेदार आया है पहली बार, जिसको हमने कभी नहीं देखा है, तो उसके प्रति हम कैसा रेस्पॉन्स करेंगे, धीमा रेस्पॉन्स करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना धीमा। धीरे धीरे पूछने की कोशिश करेंगे, भाई आप कहाँ से आए हो, कौन हो आप, फिर वो बताएगा कि मैं आपके मामा के पास से आया हूँ, वो आपके मामा का नाम है, अच्छा अच्छा ठीक है, तो उसको हम कह देंगे हाँ ठीक है मामा के वहाँ से आए हो, बैठिए आप, उसको पानी पिलाएंगे। अब रेस्पॉन्स करने लग गए, है ना। अब यदि उसके पश्चात एक बार आ गया, उसके पश्चात दोबारा आया, वो कई महीनों बाद आया, सालों बाद आया, तो सालों बाद आएगा तो हम उसको तुरंत पहचान जाएंगे, पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, और हम तुरंत कहेंगे कि भाई ये तो मामा के वहां से आया है, तुरंत पानी पिलाएंगे उसको, चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। रेस्पॉन्स हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि हमारे अंदर क्या बन गई, मेमोरी सेल बन गई। ठीक इसी तरह से है ना, हमारे शरीर में जब पहली बार एंटीजन प्रवेश करता है ना, तो ये बी कोशिका को लेट में पहचानती हैं, थोड़े समय के पश्चात पहचानती हैं, थोड़े समय के पश्चात पहचानती हैं। उसकी अवस्था की बात करेंगे जो थोड़े लेट समय की पहचान की अवस्था है ना। तो लेट समय के पहचानने के पश्चात पहचान लिया और इसके प्रति रेस्पॉन्स कर दिया, रेस्पॉन्स करने करते इसके चारों तरफ जुड़ गई, वो सतह पर जुड़ गई बी लिम्फोसाइट, है ना। अब क्या है कि कुछ कोशिकाएं बच गई, वो कोशिकाएं जो है किसकी तरह काम आ गई, मतलब हमने उसके प्रति मामा के प्रति रेस्पॉन्स कर दिया, लेकिन हमारे साथ के जो और घर वाले हैं उनको भी क्या पता लग गया, पता लग गया ना, तो उनकी भी मेमोरी फिक्स हो गई कि नहीं हो गई, कि हमें पता लग गया और घर वालों को भी कि ये मामा के वहां से आया है, चाहे हम होंगे नहीं होंगे, हमने जिसने खातिरदारी की है वो चाहे वहां पे उपस्थित हो चाहे ना हो, लेकिन बाकी घर वाले भी उसका क्या करेंगे पश्चात में, क्योंकि उनकी मेमोरी बन जाती है और वो भी इसका सम्मान करेंगे। इसी तरह से जो बाकी लिम्फोसाइट है वो क्या बनाती है, मेमोरी बी सेल्स बनाती हैं, और ये मेमोरी बी सेल्स किसका श्रावण करते हैं, एंटीबॉडी का श्रावण करते हैं। और एंटीबॉडी जब पुनः से तो एंटीजन प्रवेश करता है तो उस एंटीजन को नष्ट कर दिया जाता है उस एंटीबॉडी के द्वारा, राइट। इस तरह से जो होता है ये कौन सी होती है, तरल मार्ग प्रतिरक्षा, जो किसमें होती है, रक्त में होती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा किसमें होती है, रक्त में होती है, राइट। कोई प्रॉब्लम है ना, ठीक है। इस प्रकार तरल मार्ग प्रतिरक्षा होती है
इसकी अभी बात करेंगे हम, अभी बात करेंगे। दूसरी है तो कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा है। कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा कैसे होती है देखिए, थाइमस से टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। थाइमस किसका निर्माण करती है? टी लिम्फोसाइट का। अब ये टी लिम्फोसाइट भी क्या करती है, क्या करती है टी लिम्फोसाइट? टी लिम्फोसाइट कोशिका विशिष्ट प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। किस प्रकार की प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है? कोशिका विशिष्ट, अर्थात जब कोई एंटीजन प्रवेश कर रहा है तो उसके चारों तरफ कोशिकाएं स्थापित हो जाती हैं, कोशिकाएं आकर के इकट्ठी हो जाती हैं, जिसके कारण सूजन आ जाती है या गांठें बन जाती हैं। इस तरह की अनुक्रियाएं देखी जाती हैं। तो थाइमस ने टी लिम्फोसाइट का निर्माण किया और टी लिम्फोसाइट किसमें परिवर्तित हो, कोशिका बनाएगी ना बहुत सारी, ये भी क्या करती है? प्रचुर उद्भवन करती है, जिसके फलस्वरूप मेमोरेटिक सेल्स बना लेती है। तो मेमोरेटिक सेल्स किस प्रकार का स्रावन करती है? वहां तो एंटीबॉडी का स्रावन हुआ था, अभी बात करेंगे हम कि तरल माध्यम प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, ये बात करेंगे। जबकि इसमें एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता, क्या होती है? साइटोटॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है, कोशिकीय विषालुता उत्पन्न होती है, और उस कोशिकीय विषालुता के द्वारा ही एंटीजन को क्या किया जाता है? नष्ट किया जाता है। कोशिकीय विषालुता, कोशिकीय विषालुता मतलब कोशिका के द्वारा एक ऐसे पदार्थ का स्रावन किया जाता है जो एंटीजन को नष्ट कर दिया जाता है। वो एंटीबॉडी नहीं होती है, कोशिका के द्वारा ही उसको नष्ट किया जाता है। इस तरह की प्रतिरक्षा जो होती है टी लिम्फोसाइट, और ये महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा होती है जो जैसे कि घाव को भरने, घाव के दौरान होती है, घाव बन जाने से होती है। कैंसर के दौरान इस तरह की प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। अंग प्रत्यारोपण के दौरान, जब अंग प्रत्यारोपण करते हैं तो अंग प्रत्यारोपण में जो बड़े बड़े घाव होते हैं वो किस प्रकार की कोशिकाओं में भरे जाते हैं? टी लिम्फोसाइट के द्वारा भरे जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब पढ़ते हैं तरल माध्यम प्रतिरक्षा क्या है। जो तरल माध्यम प्रतिरक्षा अभी आपको मैंने जो बताया उसी का ही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको कि जो एंटीजेनिक उद्दीपन है, उस एंटीजेनिक उद्दीपन के परिणाम स्वरूप रक्त में की जाने वाली प्रतिक्रियाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया, अभी समझाया कि जो तरल माध्यम प्रतिरक्षाएं जो होती हैं वो कहाँ पे हो रही है? रक्त में होती हैं। तो रक्त की बात आ गई है, जब एंटीजेनिक उद्दीपन मिला तो उस उद्दीपन के परिणाम स्वरूप रक्त में की जाने वाली प्रतिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? तरल माध्यम प्रतिक्रियाएं कहलाती हैं, तरल माध्यम प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कहलाती है। राइट, यह महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा प्रक्रिया होती है, ऐसी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, जो कि किसकी तरह उत्पन्न होती है? टी लिम्फोसाइट से उत्पन्न होती है। तरल माध्यम है ना, ये रक्त में हो रही है तो तरल माध्यम है, तरल माध्यम है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट से उत्पन्न होती है। अब इसके दौरान जो है ना, यह टी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न होती है। इसके द्वारा एंटीजन के एंटीबॉडीज का संश्लेषण होता है, एंटीबॉडीज का संश्लेषण होता है, जबकि इसमें नहीं होता है। तरल माध्यम में एंटीबॉडी का संश्लेषण हो रहा है, यही कहा है एंटीबॉडी का संश्लेषण होता है। और इस प्रतिक्रिया में निम्न पद होते हैं, होते ही नहीं होते हैं कि रेस्पॉन्स दो तरह से है ना, मेमोरी सेल्स बना लेगा और एक सब्लिमेशन लिम्फोसाइट है। जब पहली बार एंटीजन प्रवेश कर रहा है तो उसको पहचानने में थोड़ा समय लगता है, नहीं लगता है? तो उसके आधार पर है ना, बी लिम्फोसाइट किसी एंटीजन को पहचानने के आधार पर निम्न स्टेप होते हैं इसमें तरल माध्यम प्रतिरक्षा में। ठीक है, अब वो स्टेप कौन कौन से हैं? एक तो लैग फेज आता है, लॉग फेज आता है, उसके पश्चात स्टडी फेज आता है, स्टडी फेज के पश्चात लास्ट में आता है डिक्लाइन फेज। क्या होते हैं ये देखिए, जब एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश कर गया तो एंटीजन कितनी प्रावस्थाओं से गुजरता है? इन प्रावस्थाओं से गुजरता है, यानी कि ये बी लिम्फोसाइट इस तरह के बिहेवियर प्रदर्शित करती है। ये स्टेप है, पहला लैग फेज है, लैग प्रावस्था। अब ये लैग प्रावस्था क्या होती है कि जब एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश किया ना, तो प्रवेश करने पर हमारा शरीर तुरंत एंटीबॉडी बना लेगा क्या? नहीं बना लेगा ना, 1-2 दिन तक नहीं बनाएगा, यानी एंटीबॉडी का संश्लेषण बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हमारी बी लिम्फोसाइट उसको पहचानती हैं। अर्थात लैग फेज क्या है? एंटीजन को पहचानने की अवस्था है। लैग फेज क्या है? एंटीजन को पहचानने की अवस्था है, क्योंकि पहले क्या बी लिम्फोसाइट पता थोड़ी है किस तरह का एंटीजन है, तो पहले किस अवस्था में पहुंचता है? वो लैग फेज में। इस दौरान एंटीबॉडी का संश्लेषण बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरी फेज होती है लॉग फेज। दूसरी फेज कौन सी होती है? लॉग फेज। लॉग फेज दूसरी है, लॉग फेज। अब ये लॉग फेज क्या होती है? देखिए, लॉग फेज के दौरान एंटीजन को पहचान लिया जाता है। अब ये
पहली की अवस्था होती है लैग प्रावस्था की। लैग प्रावस्था छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, अधिक समय की भी हो सकती है। लॉग प्रावस्था में उसको पहचान लिया जाता है और पहचानने के पश्चात एंटीबॉडीज का संश्लेषण होने लग जाता है। इन्हें अत्यधिक मात्रा में एंटीबॉडी का संश्लेषण होने लग जाता है लॉग प्रावस्था में। लॉग प्रावस्था में क्या लग गया, एंटीबॉडीज का अत्यधिक मात्रा में संश्लेषण होने लग जाता है, राइट। तीसरी प्रावस्था है संतुलन प्रावस्था। अब इस संतुलन प्रावस्था में जब एंटीबॉडीज का संश्लेषण हो गया ना, तो जो जितनी मात्रा में एंटीबॉडीज एंटीजन आए हमारे शरीर में, उतनी ही मात्रा में क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है और उनमें क्या है, संतुलन आ जाता है। संतुलन हो जाएगा ना, जितनी एंटीजन है उतनी ही एंटीबॉडी बन गई हैं। दोनों कैसे आ गए, संतुलन अवस्था में, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा ना, उसको नष्ट कर दिया जाता है, यानी कि अपचयन होता है। संतुलन प्रावस्था के दौरान क्या होता है, अपचयन होता है। अपचयन किसका होता है, एंटीजन्स का अपचयन होता है, उसको नष्ट किया जाता है। लास्ट आती है पतन प्रावस्था। पतन प्रावस्था के दौरान क्या होती है, अपचय में वृद्धि होती है। अपचय में वृद्धि से मतलब एंटीजन्स को जल्दी जल्दी से नष्ट किया जाता है और है ना, एंटीबॉडी का संश्लेषण घट जाता है। एंटीबॉडी का संश्लेषण क्या होता है, घट जाता है। अब इस दौरान एंटीबॉडी निर्मित नहीं होती है। तो इस तरह से इस प्रक्रिया में ये स्टेप होते हैं, पहला लैग फेज हो गया, लॉग फेज, संतुलन, स्टेडी फेज और डिक्लाइन फेज। पतन प्रावस्था को डिक्लाइन फेज कहते हैं। ठीक है, समझ आया आपको, राइट। लैग फेज के दौरान क्या हुआ, किसी तरह की एंटीबॉडी संश्लेषित नहीं होती है, अर्थात इस दौरान एंटीजन को पहचाना जाता है। इस दौरान एंटीबॉडी का संश्लेषण बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इस दौरान एंटीजन कैसा होता है, नया होता है। लॉग फेज के दौरान एंटीजन को पहचान लिया जाता है और पहचानने के पश्चात उसके विरुद्ध क्या बनाई जाती है, एंटीबॉडी बनाई जाती है। संतुलन प्रावस्था के दौरान क्या होता है, एंटीबॉडी जो बन जाती है लॉग फेज में, उसके द्वारा उसकी मात्रा संतुलित होती है, एंटीजन और एंटीबॉडी की मात्रा संतुलित होती है और अपचय में वृद्धि होती है, एंटीजन को नष्ट किया जाता है। पतन प्रावस्था में अपचय में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और एंटीजन बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण एंटीबॉडीज का संश्लेषण घटने लगता है, बिल्कुल कम होने लग जाता है। ठीक, राइट। आगे इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया होती है, दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की में से प्राथमिक अनुक्रिया है और द्वितीयक अनुक्रिया है। क्योंकि इस दौरान एंटीबॉडी का संश्लेषण हो रहा है ना, तो बनने वाली हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है ना, आपने पढ़ लिया है एंटीबॉडी कितने प्रकार की थी, WHO कार्यक्रम पढ़ा है आपने, IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, 5 प्रकार पढ़े थे आपने पढ़ा सबसे पहले IgG। IgG किस प्रकार की थी, द्वितीयक प्रकार की थी, दिखा था ना आपको, मैंने वीडियो में बताया और नोट्स में पढ़ाया आपने कि IgG प्रकार की प्रतिरक्षा जो होती है द्वितीयक प्रकार की है। तो आइए हम जानते हैं द्वितीयक कैसी है, प्राथमिक कैसे होती है। पहले होती है प्राथमिक अनुक्रिया। प्राथमिक अनुक्रिया क्या होती है कि हमारे शरीर में एंटीजन प्रवेश किया ना, प्राथमिक रूप से पहले प्रवेश कर रहा है, तो पहले प्रवेश करेगा भाई मेरे, तो उसको पहचानने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा, पहचानने में समय लगेगा। तो इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया होती है ना, वो क्या कहलाती है, प्राथमिक अनुक्रिया कहलाती है। पहले प्रवेश करने वाले पहले एंटीजन के प्रवेश करने पर की जाने वाली अनुक्रिया प्राथमिक अनुक्रिया कहलाती है। इस दौरान जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, धीमी होती है, क्योंकि मैंने बताया आपको जब शरीर में एंटीजन प्रवेश किया तो उसको पहचानने में समय लगेगा ना। एग्जाम्पल देके बताया था, मामा के वहां से कोई अनजान आया तो उसको पहचानने में थोड़ा समय लगा, और कैसा लगता है, थोड़े समय कल्प समय के लिए लगता है। धीमी यानी अल्पकालिक होती है, अल्पकालिक थोड़े समय की होती है। लेकिन लैग फेज कैसी है, लंबी है। लैग फेज का मतलब क्या है, एंटीबॉडी का संश्लेषण होना है, यानी प्रतिक्रिया करनी है हमें, तो लैग फेज तो लंबी हो जाएगी ना। हम मामा के माँ को पहचान नहीं रहे तो लैग फेज लंबी हो गई नहीं हो गई, पहचानने में थोड़ी दूरी हो गई है हमें, लैग फेज लंबी हो जाती है, हम नहीं पहचान पा रहे। अगर पहचान जाए तुरंत हम व्यवहार करते कि नहीं करते, उसको पानी पिला दे तुरंत ही। लेकिन लैग फेज लंबी है, लैग फेज के दौरान एंटीबॉडी का संश्लेषण नहीं होता है, तो नहीं होता है उस दौरान, मतलब उसको पहचाना नहीं है अभी हमने, है ना। तो इस दौरान क्या होती है, प्राथमिक अनुक्रिया के दौरान लैग फेज लंबी होती है, राइट। दूसरी होती है द्वितीयक अनुक्रिया। अब द्वितीयक अनुक्रिया क्या होती है, दोबारा से मामा आया तो उसको मैं तुरंत पहचान लिया, यानी तीव्र हो जाएगी और कैसे हो जाएगी, लंबे समय के लिए हो जाएगी, हम उसको लंबे समय तक पहचान सकते हैं, जो किसके द्वारा की जाती है, मेमोरी सेल्स के द्वारा की जाती है ना। मेमोरी सेल्स के द्वारा की जाएगी द्वितीयक अनुक्रिया,
तो यह क्या है, जब द्वितीय बार एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसको तुरंत पहचान लिया जाता है। अर्थात इसके दौरान क्या होती है, यह प्रक्रिया कैसी होती है, तीव्र होती है। कैसी होती है, तीव्र होती है, लंबी अवधि के लिए होती है। कैसी होती है, लंबी अवधि के लिए होती है। और लैग फेज कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी ना, क्योंकि तुरंत उसको पहचान लिया जाता है और तुरंत मार दिया जाता है, लैग फेज छोटी हो जाएगी, राइट। इस तरह की होती है द्वितीय अनुक्रिया। इस तरह से जो है हमारे शरीर में एंटीबॉडी का भी संश्लेषण हो गया। एंटीबॉडी का संश्लेषण कैसे हुआ, ये चीज आपने पढ़ चुके हो। अनुक्रिया, जैसे एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश किया तो उन्होंने क्या एंटीबॉडी का संश्लेषण किया। इन एंटीबॉडीज को हम लिम्फोकाइंस भी कह सकते हैं, ये भी लिम्फोकाइन है, लेकिन ये किस प्रकार का है, साइटोटॉक्सिसिटी प्रकार का है, ये एंटीबॉडी टाइप का है, राइट। एक चीज और आती है, एंटीजन का भविष्य क्या होता है, एंटीजन किस तरह से हमारे शरीर में कितने दिन तक रह सकता है। तो एंटीजन यदि हमारे सीधे ही कहाँ पर प्रवेश कर रहा है, रक्त के द्वारा यदि एंटीजन रक्त के द्वारा यकृत, प्लीहा आदि ऊतकों में चला जाता है तो उसे ब्लड के द्वारा, यूरिन के द्वारा शरीर से जल्दी ही बाहर निकाल दिया जाता है। यानी रेटिकुलो एंडोथेलियल ऊतक के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है जल्दी से ही। और यदि वो त्वचा के द्वारा शरीर में प्रवेश कर रहा है तो उसको एंटीबॉडी के निर्माण के द्वारा उसको नष्ट करके शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह का एंटीजन का भविष्य होता है, राइट। इस तरह की होती है कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा की, ठीक है। आपको समझ आया, बात करेंगे थोड़े समय के लिए। तो स्टूडेंट्स, जो दूसरी प्रक्रिया प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होती है वो होती है कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षी प्रक्रिया। देखिए, कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है जो जनरली टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्रेरित की जाती है, जो कि थाइमस कोशिका द्वारा टी लिम्फोसाइट्स का स्रावन होता है, ठीक है। अब जो इस प्रकार की प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होती है कोशिका विशिष्ट होती है, विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, ठीक है। जो कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होती है विशिष्ट प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि जब एंटीजन हमारे शरीर में कोई प्रवेश कर रहा है ना, उस एंटीजन के द्वारा जो पोषक की कोशिका प्रभावित होती है, एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश किया तो वो कोशिकाओं को प्रभावित करेगा। तो जो कोशिका प्रभावित होती है उस कोशिका को इस प्रकार की प्रतिरक्षा द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। सीधे ही कोशिका को नष्ट किया जाता है, यहाँ पे एंटीबॉडी का संश्लेषण नहीं होता है, यानी साइटोटॉक्सिसिटी का स्रावन होता है ना, कोशिका के लिए विषालुता का स्रावन, कोशिका को नष्ट कर दिया जाता है। इस वजह से इस प्रकार की कोशिका जो है, इस प्रकार की प्रतिरक्षा है कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा कहलाती है। क्योंकि जब लिम्फोसाइट्स का निर्माण हो जाता है तो टी लिम्फोसाइट्स में क्या होता है, प्रचुर भवन की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप मेमोरी टी सेल्स का संश्लेषण कर लेती हैं और ये मेमोरी टी सेल्स लिम्फोकाइंस का स्रावन करती हैं, और वो लिम्फोकाइंस क्या है, साइटोटॉक्सिसिटी प्रकार का है। तो आइए देखते हैं किस तरह से क्रिया करता है ये, कि जो कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा प्रक्रिया है किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है, विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है जिसमें एंटीबॉडी भाग नहीं लेती, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी का संश्लेषण होता ही नहीं, राइट। इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप त्वचा पर क्या होती है, गांठ बन जाती है, सूजन आ जाती है, घाव हो जाते हैं, छोटी छोटी फुंसियां उत्पन्न हो जाती है। क्या है, सपोज कीजिए मच्छर ने हमें काटा, तो मच्छर काटेगा तो शरीर के अंदर क्या है, विष उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा। तो विष उत्पन्न करेगा तो वो विष हमारे लिए कैसा काम करेगा, प्रतिजन की तरह कार्य करेगा, एंटीजन की तरह कार्य करेगा। तो जब विष हमारे शरीर में इंजेक्ट हुआ तो वहां पर क्या है, टी कोशिकाएं आकर इकट्ठी हो जाती है, इकट्ठी होने के कारण वहां पर क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, और कुछ समय पश्चात देखते हैं कि वहां पे फुंसियां बनने लग जाती हैं। क्यों, क्योंकि वो विष के प्रति किस प्रकार की अनुक्रिया की जा रही है, कोशिका माध्यिक प्रकार की, जिसके कारण उस विष को नष्ट करने के लिए वहां पर क्या बन गया है, घाव बन जाता है, छोटी छोटी फुंसियां बन जाती हैं। जैसे अब मौसम चल रहा है, वर्तमान में चौमासे का मौसम चल रहा है, इस दौरान मच्छर काट जाते हैं, हमें पूतड़ियां काट जाती हैं, जिनको पूतड़ी कहते हैं, अपन पूतड़ी कहते हैं जनरल भाषा में, है ना। जैसे पूतड़ियां होती हैं जो वास्तविक रूप से देखा जाए तो वो क्या होती है, दीमक होती है, जिनके पंख उग जाते हैं, वो खा जाने से शरीर में फुंसियां हो जाती हैं बहुत सारी। क्यों होती हैं,
क्यों भुंसिया वो किस क्रिया के अनुरूप हो रही है, वो किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होती है, वो टी लिम्फोसाइट क्रिया के, कोशिका माध्यमिक प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। इसके अलावा गांठें बन जाती हैं, है ना, कोई चीज हमारा ऊतक है, वह ऊतक सही हो रहा हो तब वहां पर गांठें बन जाती हैं, या कैंसर के दौरान गांठें बन जाती है ना। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो होती है किसके दौरान होती है, कोशिका माध्यमिक प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप होती है। इस तरह की गांठें बन जाती है, त्वचा पे सूजन आ जाती है, घाव हो जाते हैं, छोटी छोटी फुंसियां आ जाती हैं। एक साइंटिस्ट है लैंड का चेंज, लैंड का चेंज के अनुसार जो कोशिका माध्यमिक प्रत्यक्ष प्रक्रिया है किसके द्वारा होती है, टी लिम्फोसाइट के द्वारा होती है। ठीक है, ये जान लो। कोशिका माध्यमिक प्रत्यक्ष होती है परजीवी जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, प्रत्यारोपण, कैंसर आदि क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है। जब हमारे शरीर में कोई परजीवी जीवाणु प्रवेश कर रहा है, कोई कवक प्रवेश कर रहा है, कोई प्रोटोजोआ प्रवेश कर रहा है, ठीक है, या कैंसर कारक हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होती है, कोशिका माध्यमिक प्रत्यक्ष क्रिया उत्पन्न होती है ना। इन्हीं स्थितियों में होती है या प्रत्यारोपण, अंग का प्रत्यारोपण किया, एक हाथ काट के दूसरे में हाथ लगाया, दूसरे के हाथ लगाया, काट दिया, तो उस दौरान उसको घावों को भरा जाता है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया को द्वारा भरा जाता है, कोशिका माध्यमिक प्रतिक्रिया के द्वारा। क्योंकि इस दौरान एंटीबॉडी का संश्लेषण थोड़ी होता है, यहाँ पे एंटीबॉडी की आवश्यकता है ही नहीं है ना। तो वहां पे क्या है, कोशिकाएं वृद्धि करती हैं, कोशिकाओं का संश्लेषण होता है, जो बेकार कोशिका होती है उनको नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की क्रिया को परिणाम से इस तरह की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। जब शरीर में परजीवी प्रवेश कर जाता है, उत्पन्न होती है, इस दौरान टी लिम्फोसाइट सक्रिय होकर किसका निर्माण करती है, लिम्फोकाइन्स का स्रावन करती है। जैसे ही इस तरह की क्रिया उत्पन्न हुई है, तो कवक प्रवेश कर गया, प्रोटोजोआ प्रवेश कर गया, जीवाणु प्रवेश कर गया, या कैंसरजन कारक प्रवेश कर गए, तो लिम्फोकाइन्स का स्रावन हुआ। और लिम्फोकाइन्स क्या करती है, ये लिम्फोकाइन्स है, साइटोटॉक्सिसिटी जो है क्या लिम्फोकाइन्स है, इस लिम्फोकाइन्स के द्वारा मोनोसाइट सक्रिय हो जाती है। इस लिम्फोकाइन्स के द्वारा क्या सक्रिय हो जाती है, मोनोसाइट सक्रिय हो जाती है। और ये मोनोसाइट किस प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, मैक्रोफेजेस कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। जैसे ही लिम्फोकाइन्स का स्रावन हुआ, यानी ये कारक प्रवेश किए, तो लिम्फोकाइन्स से साइटोटॉक्सिसिटी का स्रावन हुआ, और साइटोटॉक्सिसिटी किसको प्रेरित करती है, मैक्रोफेजेस को, और मैक्रोफेजेस कोशिकाएं उसका क्या कर देती हैं, नाश कर देती हैं, कोशिका का नाश कर देती हैं। राइट, यही कार्य लिम्फोकाइन्स का स्रावन करती है, तो जो है परजीवी जो जीवाणु होते हैं, परजीवी कारक होते हैं, उनको नष्ट कर देती है। ये जो कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया है विषाणु के प्रति भिन्न प्रकार की होती है। क्या होता है कि जब भी हमारे शरीर में विषाणु का अटैक होता है, तो विषाणु हमारे शरीर में क्या बनाते हैं, विषाणुविक प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विषाणुविक प्रोटीन बनाते हैं, और वह विषाणुविक प्रोटीन कोशिकाओं की सतह पर आ जाती है। पोषक की जो कोशिका होती है, उस पोषक की कोशिका की सतह पर आ जाती है। राइट, तो जो ये टी लिम्फोसाइट की कोशिका होती है ना, केवल उसी पोषक कोशिका को नष्ट करती है जिस पर विषाणुविक प्रोटीन पाई जाती है। इस तरह से विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा है, केवल उसी पोषक कोशिका को नष्ट करती है जिसकी सतह पर विषाणुविक प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है, इस तरह से भिन्न प्रकार की होती है। जीवाणुओं के प्रति भी ये भिन्न प्रकार की प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया करता है टी लिम्फोसाइट्स, है ना। जीवाणुओं के प्रति टी लिम्फोसाइट्स जो होती है ना, इंटरफेरोन्स का संश्लेषण करती है। किसका संश्लेषण करती है, इंटरफेरोन का। इंटरफेरोन क्या है, एक प्रति विषाणुविक प्रोटीन है, एंटी वायरल प्रोटीन होती है। इंटरफेरोन क्या है, एंटी वायरल प्रोटीन होती है, जो विषाणु के द्वारा या जीवाणु के द्वारा जो प्रोटीन बनाई जाती है ना, उस प्रोटीन के विरुद्ध बनाई जाने वाली विषाणुविक प्रोटीन होती है। यानी कि इंटरफेरोन ऐसे रासायनिक समूह होते हैं जिनमें प्रति विषाणुविक संरचनाएं उपस्थित होती हैं। यानी कि इंटरफेरोन क्या है, प्रति विषाणुविक अणु होती हैं जो कि पुनर्योगी डीएनए तकनीक द्वारा बनाई जा सकती हैं। तो जीवाणु के प्रति ये कोशिकाएं इंटरफेरोन का संश्लेषण करती हैं, है ना। जो टी कोशिका इंटरफेरोन का संश्लेषण करती हैं वो इंटरफेरोन होती है गामा इंटरफेरोन। कौन सी होती है, गामा इंटरफेरोन। और देखा जाए तो इंटरफेरोन मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। इंटरफेरोन अल्फा इंटरफेरोन,
बीटा इंटरफेरोन, गामा इंटरफेरोन। तो जो गामा इंटरफेरोन है वो तो किसके द्वारा निर्मित की जाती है, टी कोशिकाओं द्वारा, जबकि अल्फा इंटरफेरोन जो होती है WBC यानी ल्यूकोसाइट्स के द्वारा स्रावित की जाती है, निर्मित की जाती है। WBC होती है ना, ये ल्यूकोसाइट्स क्या है, उनके द्वारा निर्मित कौन सी इंटरफेरोन की जाती है, अल्फा। जबकि बीटा इंटरफेरोन जो होती है फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा निर्मित की जाती है। किनके द्वारा निर्मित की जाती है, फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा निर्मित की जाती है, राइट। अब जो इंटरफेरोन की खोज की थी, इंटरफेरोन की खोज इजाकस व लिंडेनमान ने की थी। किसने की थी, इजाकस व लिंडेनमान ने की थी। इंटरफेरोन की खोज इजाकस व लिंडेनमान ने की थी। इस तरह से इंटरफेरोन 3 प्रकार की होती है। कोशिका माध्यम प्रतिरक्षी प्रक्रिया जीवाणु के प्रति गामा इंटरफेरोन के द्वारा संपन्न की जाती है, राइट। तो इस तरह से दोस्तों जो प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होती हैं वो ये 2 प्रकार की होती है, आपको अच्छी तरह से समझाया। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और उनसे सब्सक्राइब करने की भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।